हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं खान सर के साइंस न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक के 2300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले बुक का ग्रेविटेशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। और अगर इस बुक का पूरा सोल्यूशन आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं नए नए चैप्टर का वीडियो आपको देता रहूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं, ताकि जब मैं यूज करूंगा क्वेश्चन में तो आपको घबराना नहीं है कि ये कहां से हो गया यार, कैसे हो गया। नहीं, यहां सीख लो वो चीजें, यानी सूत्र। आपको फोर्स निकालने के लिए बोले, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो होता है Gm1 × m2 बटे में r², जहां पर F आपको गुरुत्वाकर्षण बल है और G आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट है और m1 m2 आपको मास ऑफ बॉडी है, यानी दो बॉडी का आपको मास है, और r आपको उन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस है। अगर छोटा g की मान ज्ञात करना रहे तो Gme बटे में r² होता है, जहां G का मतलब तो वही है सर्वात्रिक नियंत्रक यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट, और me का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, और r का मतलब यहां पर है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पर और इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहें W बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा mg × Gme डॉट यहाँ पर गुणा मान लीजिए यार इंटू m बटे में r²। ठीक है, और इस फॉर्मूले का कोई भी यूज नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, या इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ तो दिया ही है। यहाँ पर r जो रेंज के बारे में बोल रहा है, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा है, रेंज यानी परास, तो होता है u² sin 2θ होता है, यहाँ पर मिस किया है। ठीक है, sin 2θ बटे में g होता है। अगर यहाँ पर रेंज मैक्सिमम की बात कर देगा तो होता है u² बटे में g। कैसे होता है समझिए, क्योंकि r मैक्स की जब भी बात करेगा तो u² sin थीटा का वैल्यू हो जाता है 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर किसी वस्तु को प्रक्षेप करेंगे तभी वो मैक्सिमम रेंज प्राप्त करेगा, तो हो जाएगा 45 × 2। ठीक है, और बट्टे में d, तो 45 दूनी के 90 और sin 90 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा u² × 1 करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट्टे में g। आपको आ गया r मैक्स। अगर हाइट की बात किया जाए तो हाइट आपको होता है u² sin² θ बटे में 2g। u आपको इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे एकदम सब कुछ रट आ जाएगा। ठीक है, अगर t की बात करें यानी उड्डयन काल की बात करें तो होता है 2u sin θ बटे में g। ठीक है, और यहाँ पर g का यूनिट दिया है, तो g का यूनिट तो आपको पता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है, और f बराबर आपको दिया है न्यूटन, फोर्स का यूनिट दिया है न्यूटन, और ग्राम का यहाँ पर ग्राम नहीं g यानी छोटा g, जिसे हम लोग ग्रेविटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसका आपको दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का जो आपको यूनिट होता है वहीं आपको छोटा g का भी यूनिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आइए क्वेश्चन की ओर। एक सूत्र और मैं लिख देता हूं कि s बराबर होता है ut प्लस माइनस हाफ gt²। ठीक है, अभी इतना ही याद रखिए कि s बराबर होता है ut प्लस माइनस हाफ gt²। इसका यूज करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा है, बोला है कि एक तुला के अवलंबन ठीक है कि बाईं ओर पलड़े का भार W1 है। ठीक है, यहाँ पर देखो पलड़ा बना दे रहे हैं, ये तुला हो गया और इसका पलड़ा है। बाई 1 का भार बोल रहा है, जो बाईं ओर है, देखो ना साफ तौर पर कहा है बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड में उसका भार है W1, और बाईं जो भुजा है वो W1 L1 मीटर है। यहाँ पर भुजा, बाईं भुजा, ये सब गलत दिया है। ठीक है, W1 L1 यहाँ पर लिख लो मीटर है। ठीक है, इसका लंबाई आपको दिया है W1 L1, और यहाँ पर दिया है कि दाईं पलड़े जो है, यहाँ पर दायां साइड में जो है उसका भार W2 है। ठीक है, और इसके लिए भुजा जो दिया है W2 L2 दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है आलम पर कार्य करने वाले परिमाण
आघूर्ण, आघूर्ण कितना मिस्टेक किया यार, आघूर्ण होता है, ठीक है। आघूर्ण का कोई मतलब नहीं होता है, आघूर्ण यानी टॉर्क, ठीक है। आपको मैं रिव्यू किया था तभी बताया था कि इस बुक में बहुत सारे एरर हैं जो कि टाइपिंग एरर है, ऑथर का एरर नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ ऑथर आपको ठीक लिख कर दिए हैं, लेकिन टाइपिंग करने वाला ऐसा मिस्टेक किया है, ठीक है। तो बल आघूर्ण यानी आलम्ब जो होगा बीच में होगा, ठीक है। तो आलम्ब पर कार्य करने वाली परिणामी बल आघूर्ण का मान होगा। तो मेरे दोस्त जब भी इस कंडीशन में आपसे बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क पूछे, ठीक है, तो डायरेक्ट आप जो है उसके बीच की यानी उसके भुजा के बीच की डिस्टेंस देख लीजिएगा, वहीं आपका टॉर्क होता है। यानी ये W1 L1 होगा नहीं, W2 L2 होगा नहीं, ये तो आपको प्लस में दिया है तो होगा नहीं, यही आपका डिफरेंट है W1 L1 माइनस W2 L2। देखो तो दोनों के भुजा के बीच का डिफरेंट यही हो गया W1 L1 माइनस W2 L2। तो W1 L1 माइनस W2 L2 अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन एरर बहुत था। आइए नेक्स्ट 2 बोला है कि 2 क्षैतिज से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री एक ही बिंदु से प्रक्षेपित की जाती है, मतलब 2 गेंद है, ठीक है। तो दोनों गेंदों एक ही ऊंचाई तक जाती है, तो उसके प्रक्षेपण वेगों का अनुपात देखो। हाइट बराबर आपको क्या लिखवाए हैं यहाँ पर, देखो ना सूत्र, यहाँ पर एकदम याद कर लो। हाइट बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g। तो यस बराबर आप लिखना चाहें, यस 30 डिग्री के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर 30 से इंडिकेट कर रहे हैं, तो हो जाएगा u1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो u1 स्क्वायर साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र देखिएगा एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, बट्टे में 2g। और h आपको 60 डिग्री की बात किया जाए तो हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा का 4 आता है, मुझे डायरेक्ट वैल्यू रख लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर रख लीजिएगा साइन थीटा बट्टे में 2g। बोला है कि प्रक्षेपित की जाती है तो दोनों गेंद एक ही ऊंचाई तक जाती है, यानी हाइट उन दोनों का सेम है, तो उसके प्रक्षेपण वेगों का अनुपात क्या होगा। यानी ये दोनों आपको बराबर हो गया, यस 30 बराबर h60, यानी इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर। क्वेश्चन साफ तौर पर दिया है कि एक ही ऊंचाई तक जाती है, तो इसको भी बराबर कर लेना चाहिए। लेफ्ट साइड बराबर हो गया तो राइट साइड बराबर होगा, यार मैथमेटिक्स की भाषा में समझो। तो ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 2g बराबर हो जाएगा u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 2g कैंसिल हो गया। आपको u1 बाई u2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, u1 बाई u2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो ना u2 आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो बट्टे में हो जाएगा, और यहाँ पर u1 का भी स्क्वायर है u2 का भी स्क्वायर है, तो हम लोग होल स्क्वायर लिख दिए। इसके लिए साइन थीटा का मान कितना दिया है दूसरा वाला का, तो आप कहोगे कि साइन थीटा आपको थीटा 60 डिग्री दिया है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो पता होना चाहिए आपको कि √3/2 होता है। तो √3/2 का स्क्वायर ये आ जाएगा आपको बट्टे में, तो बट्टे में साइन 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर। तो हल कर लीजिए, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, और ये चल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तो ऊपर, और बट्टे में 1, 4 कट गया, आपका आ गया 3/1। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि उसके वेग का अनुपात यानी प्रक्षेपण के वेगों का अनुपात, यहाँ पर वेगों के स्क्वायर का अनुपात दिया है, तो u1 बटे में u2 लिखना चाहें तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी √3 बट्टे में 1, तो √3 का वैल्यू तो 3 रह जाएगा, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका अनुपात आ गया √3:1। अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। आइए 3 बोला एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलो है तो उसका भार किसके निकटतम होगा। तो भार बराबर क्या होता है mg, ठीक है। तो मास कितना दिया है 50, और g का वैल्यू हमेशा कितना लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको रट लीजिए तो हो जाएगा 9.8। पॉइंट्स देखिए तो 0 कट गया, तो 98 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 5 500, 2 5 10, तो 500 में से 10 घट गया 490 न्यूटन। ये क्वेश्चन हवा था। आइए 4, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। बोला किसी तुला से जिसकी बराबर भुजाएं नहीं है, यानी भुजाएं जो है बराबर नहीं है, दोनों पलड़ों पर एक वस्तु को बारी बारी से तौलने पर 8 किलो और 18 किलो आता है, तो भुजाओं का अनुपात देखो। भुजाओं का अनुपात आप डायरेक्ट निकालना चाहो, भुजा 1 बट्टे में भुजा 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर m2 बट्टे में m1, ठीक है। तो m2 कितना है, तो आप कहोगे 18 है, m1 कितना है तो 8 है,
और यहाँ से स्क्वायर हटेगा, क्योंकि भुजाओं का अनुपात पूछा है, भुजाओं का स्क्वायर तो नहीं पूछा है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो भुजा 1 बट्टे में हो जाएगा भुजा 2। ठीक है, बस हल कर लीजिए, फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 9 18, हो जाएगा 2 चौके 8, तो 9 से निकल जाएगा बाहर 3 और 4 से 2, तो 3:2 आ गया। आइए नेक्स्ट, बोला कि M1 तथा M2 मात्रा की दो वस्तुएं A तथा B ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाती है। यदि प्रारंभिक वेग 0 हो तो दोनों वस्तुओं के गिरने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? मेरे दोस्त समझिए, यहां पर एक सूत्र बताए थे नीचे वाला और बोले थे कि इसका यूज बताएंगे। देखो यहीं यूज पड़ गया। S बराबर क्या बताए हैं? ut प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस का यहाँ पर बहुत बड़ा लफड़ा होता है, उसको समझिए। S बराबर लिखना चाहें ut प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। प्लस कब लिखेंगे, माइनस कब लिखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला है कि मात्रा की दो वस्तुएं यानी M1 M2 मात्रा की दो वस्तुएं A तथा B ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाती है। जब भी गिराने की बात कहेगा तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, जब भी ऊपर फेंकने की बात माफ कीजिएगा गिराने की बात करेगा तो प्लस रखेंगे। किधर है? गिराए 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 गिराए, तो प्लस रखेंगे। अगर ऊपर फेंकते तो माइनस रखे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस रखिए। तो यस बराबर आपका फॉर्मूला हो गया ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रारंभिक वेग 0 हो गया, तो 0 यहाँ पर हो गया, तो 0 में t से मल्टीप्लाई करो, ये तो गोलियां मार दो क्योंकि सब 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर h1 बटे में h2 देखना चाहें, h1 बटे में h2। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशन में आप देखते हो तो s का वैल्यू h हो जाता है। s यानी डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, यानी ऊंचाई को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन में होता है। आपको सिंपल मोशन पढ़ेंगे यानी सिंपल गति पढ़ेंगे तो s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो s का मतलब हाइट। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए। तो h1 बराबर क्या हो जाएगा? हाफ g t1 का स्क्वायर। ठीक है, और h2 बराबर हो जाएगा हाफ g t2 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ जी तो कैंसिल हो गया, हाफ जी। तो h1 बटे में h2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो h1 h2 का अनुपात दिया है कि a तथा b ऊंचाई से, तो a अनुपात b यानी a बट्टे में b। तो t1 बट्टे में t2 को लिख सकते हैं t1 बट्टे में t2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। तो यहाँ पर पूछा है कि समय का अनुपात, तो t1 बट्टे में t2 बराबर हो जाएगा रूट अंडर a बट्टे में b, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो आपका आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन था। आइए 6, बोला पृथ्वी के तल पर एक पिंड, ठीक है, एक पिंड का भार g न्यूटन है, तो उसका भार शून्य कहां पर होगा? ठीक है, तो g का मान 0 जो होता है ध्रुव यानी कि पोल पर होता है। यहां पर क्या हो गया? ठीक है, पोल पर होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भार शून्य कहाँ होगा? तो भार बराबर होता है mg, तो जहां पर g शून्य होगा, अरे मेरे दोस्त g शून्य होगा तो यहाँ पर भार भी शून्य होगा, क्योंकि g अगर शून्य हो गया तो कुछ भी में मल्टीप्लाई करोगे शून्य से तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। आइए 7, बोला है कि 80 मिमी व्यास वाली केबिल की सहायता से एक क्रेन 20 मैट्रिक टन का भार उठाती है, तो केबिल पर लगता हुआ तन्य बल क्या होगा? देखो, जो क्रेन है वो 20 मैट्रिक टन का भार उठाती है, तो तन्य बल क्या हो जाएगा? 20 मैट्रिक टन हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त, जितना का भार उठाएगी उतना ही न बल लगाएगी। ठीक है, तो 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है किलो न्यूटन में, तो 20 मैट्रिक टन को अगर आप टन में बदलना चाहो तो 1 टन बराबर होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, 1 टन बराबर होता है, 1 मैट्रिक टन की बात कर रहा है, माफ कीजिएगा, 1 मैट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो गया। ठीक है, तो 20 मैट्रिक टन बराबर कितना हो जाएगा? 1000 से गुणा कर दो, इतना किलो हो गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इसका किलो न्यूटन में मान बताइए। ठीक है मेरे दोस्त, तो 100 केजी बराबर होता है, ये सिर्फ आपको यूनिट कन्वर्ट करना है। 100 केजी बराबर होता है 1 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर है इतना केजी, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 1000 केजी। ठीक है,
तो अगर 1 kg का यहाँ से भार निकालना चाहे तो 1/100 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो 1/100 किलो न्यूटन, तो इतना kg का भार निकालना है तो 20 × 1000। ठीक है, डबल शून्य से डबल शून्य खत्म, आपका हो जाएगा 200 किलो न्यूटन। ठीक है, 200 किलो न्यूटन। आइए 8 बोला कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं भार क्रमशः 4 किलोग्राम और 29.4 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान एवं भार क्या होगा। मेरे दोस्त, दुनिया का कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान अगर यहाँ पर 5 किलो है, 10 किलो है, 20 किलो है, तो उसको कहीं भी ले जाइए, यूनिवर्स में कहीं भी ले जाइए, उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, अनचेंज रहता है, भले ही उसका भार चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 किलो की वस्तु है और चंद्रमा पर गई तो 4 किलो की रहेगी, वो कम ज़्यादा नहीं हो जाएगी, तो 4 kg की रहेगी। लेकिन यहाँ पर भार के बारे में पूछ रहा है, तो भार जो होता है चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है, तो ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो 4 kg तो कहीं दिया नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों इतना हम भागा दें, आपका डायरेक्ट हो गया, क्योंकि 4 kg दिया रहता तो हम चेक करते कि भार क्या होगा। 4 kg तो कहीं देवे नहीं किया है, क्वेश्चन फरमाया है। आइए 9 बोला कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पिंड का प्रारंभिक वेग। देखो, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसके लिए जो वेग होगा वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको याद करने वाली बात है। अगर चंद्रमा के लिए बात किया जाए, चंद्रमा के लिए इसको हम लोग बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग की बात किया जाए तो होता है 2.3 समथिंग होता है, 38 ऐसे कुछ करके किलोमीटर पर सेकेंड। अगर सूर्य के लिए बात करें, सूर्य के पलायन वेग की, तो ये देखो बहुत हाई फाई होता है, 42 पॉइंट समथिंग होता है, 42.1 के करीब। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, इसको आप लोग याद रखिएगा, इतना ही पूछता है। आइए 10 देखिए, 10 और 11 आपको बोले थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम लेवल का नहीं है, यानी एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ आईआईटी, ठीक है, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करते चलेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में है, मैंने देखा, तो उस क्वेश्चन को मैं नहीं कराता हूं। ठीक है, तो आइए हम लोग वैसे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं जो एसएससी में पूछे, रेलवे में पूछे, बैंक में पूछे। ठीक है, जितने भी आपको स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें पूछे, लेकिन ये तो आपको किसी में पूछेगा नहीं, आपको पूछेगा सीधे आईआईटी में। बोला यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो, आपको क्या बताए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर तो शुरू में बताए हैं, आप लोगों को नहीं याद होगा तो पीछे बैक करके देख लीजिएगा कि G बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी फोर्स बराबर होता है G m1 × m2/r²। और उसके नीचे एक और सूत्र बताए थे कि छोटा g बराबर होता है, यहाँ पर दिखाइए देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर छोटा g बराबर क्या दिया है, Gme/r², तो इसी सूत्र का हम लोग यूज करेंगे। तो g बराबर होता है Gme/r²। g यहाँ पर दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा वाला g, तो इसका आपको मान दिया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का 6.7 × 10⁻11। और यहाँ पर पूछा है मास ऑफ अर्थ क्या होगा, और बट्टे में आपको रेडियस का स्क्वायर लिखना है, तो रेडियस आपको दिया है, तो रेडियस हो गया 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो अगर मास ऑफ अर्थ निकालना चाहें, इलेक्ट्रॉन बोला गया था क्या मेरे से, ठीक है, इसको माफ कीजिएगा, मास ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 98 × 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बट्टे में 6.7 × 10⁻11। चाहो तो इसे सोल्व करो, या फिर मैं बताता हूं कि पृथ्वी का द्रव्यमान एक्चुअल में होता कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.99 × 10⁻24 kg।
ठीक है, तो उसके करीब ऑप्शन है आपका बी। आप डायरेक्ट एग्जाम में बी मारिएगा, हल करने लग जाइएगा तो शायद हल होगा या भी नहीं होगा, क्योंकि गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप इसको याद रखिए। और जब भी देता है तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू देता है ताकि हम लोग एकदम एग्जैक्ट वैल्यू का पता कर सके। ठीक है, यहाँ पर रेडियस पृथ्वी का इतना होबे करता है और जी का मान इतना होबे करता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का इतना होबे करता है, तो मास ऑफ अर्थ भी तो होना चाहिए एग्जैक्ट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है मेरे से, मास ऑफ अर्थ यानी अर्थ का भी भार इतना होता है, भार नहीं द्रव्यमान। तो इतना हम क्यों कैलकुलेशन करके निकालें, इन सब का याद था तो इसका भी मार देंगे। ठीक है, आइए 13 बोल रहा है 13 क्वेश्चन नंबर की एक कण क्षैतिज से 15 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो परास 1.5 किलोमीटर है। यदि उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उसका परास, देखो एक बार ऐसे प्रक्षेपित कर रहा है 30 डिग्री के एंगल पर, ऐसे करके गिरेगा ऐसे जाके। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पर, और एक बार प्रक्षेपित कर रहा है 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। तो रेंज बराबर क्या बताए थे, तो आप कहोगे सर रेंज यहाँ पर 30 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, रेंज 30 डिग्री के लिए यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे में जी बताए थे। यहाँ पर रेंज दिया है 30 डिग्री के, माफ कीजिएगा 15 डिग्री दिया है मेरे दोस्त, 15 डिग्री में ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर माफ कीजिएगा 15 डिग्री। ठीक है, अगर 15 डिग्री के लिए रेंज देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर दिया है, और जी तो हमें कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं करना है, तो यू स्क्वायर बट्टे में जी बराबर हो जाएगा आपको साइन 2 थीटा से भाग दे दीजिए, तो साइन 2 थीटा मतलब कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 15 दूनी के 30 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो बट्टे में यहाँ पर 1/2 लिखने का मतलब कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। तो यू स्क्वायर बट्टे में जी बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे 3 किलोमीटर। आप बोलोगे पूरा क्यों नहीं कैलकुलेट की, मेरे दोस्त पूरा क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर रेंज अगर 45 डिग्री के लिए देखा जाए तो कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे में जी। देखो तो यू स्क्वायर बट्टे में जी का हम वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 3 किलोमीटर। क्यों इसको हल करेंगे, माथा पीछिस करेंगे, ये होता है चलाक वाली काम। हो जाएगा 3 और साइन 2 थीटा, तो साइन 45 दूना के 90 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो आ गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। आइए 14 बोला किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी से गिराया गया है तो 4.9 मीटर दूरी तक गिरने में उसे कितना समय लगेगा। तो एस बराबर क्या बताए हैं, एस आपको ग्रेविटेशन में बताएं कि एस का मतलब हाइट होता है, डायरेक्ट इसको हाइट भी लिख सकते हो। ठीक है, होता है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप कहोगे सर प्लस माइनस का डिसाइड कैसे करेंगे, मेरे दोस्त जब भी बोल रहा है कि मीनार की चोटी से गिराया जाता है, नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशन फोर्स ऊपर लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं प्लस लिया। अगर ऊपर फेंकते तो ग्रेविटेशन फोर्स आपको कितना, किसी वस्तु को चोटी से गिराया जा रहा है, नीचे गिरा रहा है तो ग्रेविटेशन फोर्स आपको लगेगा ऊपर, यानी ग्रेविटी माफ कीजिएगा, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं ग्रेविटी। ठीक है, अगर हम नीचे गिराते हैं तो ऊपर लगेगा, जब हम ऊपर फेंकते तो ग्रेविटेशन नीचे लगता तो जी आपको नेगेटिव हो जाता। ठीक है, इस बात को समझिए, फिर समझिए, आपको नहीं समझ में आया होगा, मैंने भचर भचर के आप बोल दिया। यहाँ पर देखो नीचे जब भी गिरेगा तो ग्रेविटेशन लगेगा ऊपर, यानी ग्रेविटी से माफ कीजिएगा ग्रेविटी, और यहाँ पर जी का वैल्यू जो है हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर जब ऊपर फेंकेंगे तो जी लगेगा नीचे, तो यहाँ पर जी का वैल्यू हो जाएगा और निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, क्या निकालना है, एच देवे किया है इतना दूरी यानी 4.9 बराबर है। जब भी हम किसी वस्तु को गिराएंगे तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी तो उसका 0 रहा होगा, अरे बाद में ना कुछ वेलोसिटी पकड़ेगा गिरने के बाद, तो ये हो गया 0, और 0 में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म का 0, 1/2। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर स्क्वायर, और टी तो हमें निकालना ही है, तो ये कितना हो जाएगा 4.9 टाइम्स में कट गया, और 4.9 और 4.9 कट गया, तो आ गया टी स्क्वायर बराबर 1। तो टी बराबर कितना हो जाएगा √1 यानी कि 1, 1 सेकेंड। आइए 15 बोला कि एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 kg है पृथ्वी से बाहर जाता है, उसका भार
अंतःग्रहीय अंतरिक्ष में क्या होगा? देखो अंतरिक्ष में जी का मान होता है 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा तो बंदा जो है W उसका यानी उसका वेट mg हो जाएगा, तो m हो जाएगा 50 kg, लेकिन g आ गया 0, तो सब ले दे के काम कर दिया 0 का, यानी 0 न्यूटन। आइए 16 बोल रहा है कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के 2 अर्धव्यास दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? देखो g बराबर क्या बताएं, तो आप कहोगे सर g मास ऑफ अर्थ बटे में r स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर बताए हैं। यहाँ पर g डैश के बारे में क्या बोल रहा है कि g तो आपको कांस्टेंट है बड़ा वाला, और मास को बोल रहा है यहाँ पर देखो ना कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के 2 अर्धव्यास दूरी पर है, ठीक है 2 अर्धव्यास दूरी पर है। अच्छा दूरी को बोल रहा है दोगुना कर दिया, 2 अर्धव्यास करने का मतलब कि रेडियस दोगुना हो गया, ठीक है अर्धव्यास मतलब कि त्रिज्या, ठीक है व्यास का आधा होता है त्रिज्या। मास में कोई चेंजेस नहीं तो इसको लिख दिए me, और रेडियस को क्या किया 2 अर्धव्यास कर दिया यानी दोगुना कर दिया, तो ये हो जाएगा आपको क्या क्वेश्चन बोल दिया, कुछ गड़बड़ है क्या? क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 अर्धव्यास का मतलब साफ तौर पर त्रिज्या को दोगुना कर दे रहा है, यानी 2 त्रिज्या हो जाएगा तो 4, यानी r आपका 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर, ठीक है सब कुछ चाहिए। तो g डैश बराबर हो जाएगा g me, यह हो जाएगा r स्क्वायर, और एक्स्ट्रा कितना आ गया 2 दूना के 4। तो यहाँ पर g डैश बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए तो g me बट्टे में r स्क्वायर क्या है, तो आप कहोगे g है, तो g बट्टे में 4 आ गया। तो अब पूछ रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अब कितना होगा, 2 अर्धव्यास की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो g/4 होगा। तो g एक्चुअल में होता कितना है 9.8, और बट्टे में 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 4 चौके 16, यानी 2.4 के करीब, यानी ऑप्शन नंबर 4। आइए 17 बोला कि यदि ऐसा कोई ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से दोगुना हो तथा अर्धव्यास 3 गुना हो तो उस ग्रह की सतह पर 10 किलो द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? समझो g बराबर आपको क्या बताए हैं g me बट्टे में r स्क्वायर, ठीक है इस फॉर्मूला को रट लीजिए। अगर यहाँ पर g डैश की बात किया जाए तो g तो आपको कांस्टेंट है, और मास को बोल रहा है कि पृथ्वी से 2 गुना, तो 2me कर लीजिए 2me बट्टे में यहाँ पर रेडियस के बारे में बोल रहा है कि अर्धव्यास, अर्धव्यास करने का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या को 3 गुना, तो r को कर दिया 3r, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। बराबर हल करना चाहें तो g डैश बराबर हो जाएगा g, और ये हो जाएगा me इंटू 2 और 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर, तो हो गया r स्क्वायर और इंटू 9, ठीक है। तो g me बट्टे में r स्क्वायर क्या है, इक्वेशन 1 से देखो तो ये तो इतना आपको g है, तो g डैश बराबर हो जाएगा g मल्टीप्लाई बाई 2 बट्टे में 9, तो g डैश का वैल्यू इतना आ गया। अब बोल रहा है कि 10 किलो की वस्तु है तो भार पूछ रहा है, तो w बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, w बराबर हो जाएगा mg डैश, ठीक है क्योंकि यहाँ पर g डैश है। तो मास हो गया 10 किलो और g डैश कितना दिया है g मल्टीप्लाई बाई 2 बट्टे में 9, तो g का वैल्यू कितना होता है 9.8, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 बट्टे में 9, तो यहाँ पर 10 तो 90 के करीब है, काट दीजिए, ठीक है 98 दूनी के कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, 9 दूनी के 18, 19.6, 19.6 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसको मार सकते हैं, ये भी नहीं होगा, लेकिन क्या कीजिएगा मजबूरी है मारना, क्योंकि और कुछ आपके पास ऑप्शन है नहीं कि ई मारे। आइए 18 बोल रहा है कि पत्थर के किसी टुकड़े को किसी चोटी से गिराया गया है तो 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल, ठीक है जब भी यहाँ पर टाइम की बात नहीं दिया रहे तो टाइम हम लोग 1 सेकेंड लेते हैं, ठीक है 1 सेकेंड, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो s बराबर क्या बताए हैं आपको, s बराबर या फिर s को s भी बताए हैं, s लिखें या फिर h लिखें, कुछ भी लिखिए, बताए हैं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और प्लस माइनस का लफड़ा बतेबे किए हैं कि जब गिराया जाएगा यानी नीचे करेगा तो g ऊपर की ओर लगेगा और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो u तो आपको जिस समय गिराया गया होगा उस समय 0 रहा होगा, तो 0 में t से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो s बराबर तो आपको दिया है 100 बराबर हाफ, g हो जाएगा 9.8 और t हो जाएगा आपको क्या पूछा है, पत्थर की चाल, पत्थर की चाल, पत्थर की चाल
माफ कीजिएगा, पत्थर के किसी टुकड़े को किसी चोटी से गिराया गया 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल। अच्छा, यू का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगा मेरे दोस्त, यू का वैल्यू पूछा है, यहाँ पर यू का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यू मल्टीप्लाई बाई 1 रख लेते हैं, यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पर यू प्लस 2 चौके 8 2 9 18 4.9। तो यू प्लस 4.9, तो यू बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 4.9, यानी 100 में से 4.9 घटेगा कितना हो जाएगा 95.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आइए 19, बोले यदि ऊपर की ओर फेंकने पर कोई गेंद 100 मीटर तक की ऊंचाई तक जाए तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या है। देखो समझो, प्रारंभिक चाल क्या है। एस बराबर क्या बताए हैं, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का बड़ी लफड़ा होता है, ठीक है। बोला है गेंद की फेंका जा रहा है ऊपर, तो गेंद को जब ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी नीचे लगेगा, यानी जी नीचे होगा, तो हो जाएगा जी माइनस। तो यहाँ पर प्लस नहीं माइनस लिखेंगे। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, और हमेशा आप समझाते हैं, मैं समझाते रहूंगा तो आप समझ जाइएगा 100%, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है भाई। तो 100 और टी कुछ नहीं दिया है, तो बनवे किए हैं कि 1 सेकेंड अपने मान से ले लीजिएगा, क्योंकि 1 सेकेंड पर सब बात होती है, क्योंकि यहाँ पर चाल की बात किया है। तो यू मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस हाफ, जी हो जाएगा 9.8 और टी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही, तो हो गया 4.9, ठीक है। तो यहाँ पर 100 बराबर हो जाएगा u माइनस 4.9, तो u बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस 4.9, यानी 104.9 मीटर पर सेकेंड। आइए 20, बोला कि यदि पत्थर के किसी टुकड़े को किसी भवन से की छत से मुक्त रूप से गिरने पर जमीन तक पहुंचने में 4 सेकेंड का समय लगता है, तो भवन की ऊंचाई क्या है। तो भवन की ऊंचाई यानी एस बराबर एच बराबर क्या बताए हैं, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। किसी भवन की छत से मुक्त रूप से गिर रहा है, नीचे वस्तु गिर रहा है तो ग्रेविटी ऊपर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लेंगे, प्लस तो यू तो आपको जिस समय गिराया गया होगा उस समय 0 रहा होगा, तो 0 में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ले दे के 0 प्लस हाफ, जी का वैल्यू रख दीजिए 9.8 और टी आपको दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 2 8 हो गया 16, तो गुणा कर लीजिए 9.8 में 8 से, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 64 के 4 8 9 72 6 हो जाएगा 78, यानी 78.4 मीटर। आइए 21, बोले कि यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान तथा अर्धव्यास दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। देखो जी बराबर आपको बताए हैं कि जी एम ई बटे में आर स्क्वायर, एकदम रट जाइए। और जी डैश की बात किया जाए तो जी और मास बोल रहा है कि जिसका द्रव्यमान तथा अर्धव्यास दोनों पृथ्वी से आधी हो, इसके बारे में बोल रहा है कि एम ई बटे में 2 है, ठीक है। दूसरे प्लेनेट की बात कर रहा है, कोई अदर ग्रह है। और आर भी आपको अर्धव्यास 2 है, आधा है, यानी r/2 है। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, r/2 का स्क्वायर। इसको हल करना चाहें तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी एम ई बट्टे में ये हो जाएगा 2 और r स्क्वायर बट्टे में 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 2 दूना के 4। तो यहाँ पर देखिए तो जी एम ई बट्टे में r स्क्वायर कितना है, तो आप कहोगे जी ये है। अरे जी एम ई बट्टे में r स्क्वायर क्या है, यहाँ से देखो ना, तो आप कहोगे जी है। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा जी बट्टे में 2, तो उसके लिए त्वरण कितना हो जाएगा, पृथ्वी के त्वरण का आधा, यानी 9.8 का आधा। अरे 9.8 का आधा, ठीक है। तो 9.8 का आधा कर लीजिए, तो 9.8 का आधा नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर 1 बट्टे में 2 है। देखो यहाँ पर 4 था तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 1 बट्टे में यहाँ पर 2 है तो 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। जी मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 8 दूना के 16, 9 दूना के 18, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए 22,
बोला पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है। अभी तो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ कि gm/r² होता है, यहाँ पर अर्थ भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अर्थ की बात कर रहा है, पृथ्वी की बात कर रहा है। आइए 23 बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो है ग्रह x पर है, ठीक है भाई, x ग्रह पर है और x पर पृथ्वी के मुकाबले आधा होता है, यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर W है तो इस x पर हो जा रहा है W/2 इस प्लानेट पर, भी एक प्लानेट है। बोला कि वह पृथ्वी की सतह पर 0.8 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता है, पृथ्वी की सतह पर 0.8 मीटर ऊंचा तक कूद सकता है, तो x की सतह पर वो कितनी ऊंचाई तक छलांग मार सकेगा, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखो तो वेट जब W है तो 8 मीटर तक की ऊंचाई आपको कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। जब वेट आधा हो जाएगा तो ज़्यादा कूदेगा, यानी 2 गुना कूदेगा, तो 8 × 2 यानी 1.6 मीटर तक कूदेगा, ठीक है। सिर्फ लॉजिक आपको सोचना है। आइए 24 बोल रहा है कि एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो बल का उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होगा। देखो बल को ऊपर फेंक रहे हैं तो जी किधर लगेगा, जी लगेगा नीचे, और यही आपसे पूछ रहा है तो जी लगेगा नीचे। आइए नेक्स्ट बोला है कि कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तो 2 सेकेंड के बाद उसका वेग। देखो s बराबर या s बराबर क्या बताए हैं, तो आपको बताए हैं ut + ½ gt², और प्लस माइनस का लफड़ा आपको बताइए दिए हैं कि मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है तो जी लगेगा ऊपर, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस। u कितना दिया है तो u के बारे में पूछ रहा है और h दिया है 39.2 मीटर। यहाँ पर u × 2 + ½ g कितना है तो 9.8 और t कितना है तो 2 सेकेंड, 2 दूना के 4, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 39.2 में से कितना घट जाएगा 9.8 × 10 यानी 19.6, तो घटा लीजिए 19.6, तो 12 में से 6 गया 6 और 18 में से 9 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, 19.6, तो 19.6 बराबर कितना आ गया 2u, तो u बराबर कितना आ जाएगा 19.6/2 यानी 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 9.8 मीटर पर सेकेंड। आइए 26 बोला कि 2 दिन में चांद द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी। देखो चांद द्वारा तय, तो s बराबर क्या बताए हैं ut + ½ gt²। जिस समय चांद मूव करना स्टार्ट किया होगा उस समय u 0 रहा होगा, ठीक है, तो ये ले देकर 0 हो जाएगा, तो ½ अब यहाँ पर g 9.8 नहीं रखेंगे क्योंकि चंद्रमा के लिए g का वैल्यू होता है 9.8/6, क्योंकि g का 1/6 टाइम हो जाता है चंद्रमा पर, इस बात को आप लोग याद रखिए। और t² दिया है 2 दिन, तो 2 दिन में आपको होता है 24 घंटा एक दिन में, तो 2 दिन में हो जाएगा 24 से गुणा कर दो, और इसको चाहिए सेकेंड में, तो सबसे पहले इतना घंटा हो गया, तो इसको 60 से गुणा करोगे तो हो जाएगा मिनट, फिर 60 से गुणा करोगे तो हो जाएगा सेकेंड, और आ गया भयंकर कैलकुलेशन, और आप लोग करके मुझे बताइए, ठीक है, इंतजार रहेगा आपका। कर दें थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा कर देते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ठीक है, गुणा बड़ा भयंकर करना है, करके आप लोग आंसर दीजिएगा तो मुझे, ठीक है, 26 नंबर का कमेंट में इंतजार रहेगा। ये 27 बोला है कि सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान क्या होगा। ठीक हो, बोल रहा है महत्तम परास के लिए यहाँ पर सूत्र शुरुआते में बताए हैं, महत्तम परास। यहाँ देखो तो मैक्सिमम के लिए u²/g, अच्छा थीटा का वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो मैं दिस थीटा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, थीटा हो जाएगा 45 डिग्री महत्तम परास के लिए, ठीक है, 45 डिग्री। आइए 28 बोला है कि यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 36.6 न्यूटन है तो उस वस्तु का चंद्रमा पर क्या होगा, तो 1/6 हो जाएगा, तो 6 से भाग दे दो तो हो जाएगा 6 के 36, 6 कम 6 यानी 6.1 न्यूटन। बोला किस कोण पर फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तय करेगी, प्रक्षेपित होती है। देखो
मैक्सिमम रेंज प्राप्त करेगा। कब? जब थीटा बराबर 45 डिग्री, पिछले ही क्वेश्चन में बताए। आइए 30 बोले कि एक लड़का लिफ्ट के अंदर रखी कमानीदारी तुला पर खड़ा हुआ है। जब लिफ्ट स्थिर है तो तुला का पाठ्यांक 50 किलोग्राम है। यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर उठ रहा है तो तुला का पाठ्यांक होगा। देखो भार बराबर क्या हो जाएगा, तो भार बराबर तो जनरली होता है ma, लेकिन यहाँ पर g इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ने साफ तौर पर कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से जो लिफ्ट है ऊपर उठ रही है, ठीक है, तो m इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, त्वरण अब इतना हो गया। तो भार बराबर निकालना चाहे तो मास है 50 kg, जी का वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर जी का 10 दिया है तो 10 रख लिए। ए कितना दिया है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको एल्सिलेशन ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो प्लस 5। तो भार कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई बाई 15। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर आपसे तुला का भार नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे देखिए ना किलोग्राम में आंसर दिया है, आपको दिया है द्रव्यमान पूछा है। ठीक है, द्रव्यमान पूछा है। एक लड़का लिफ्ट के अंदर कमानीदारी तुला पर खड़ा हुआ है। जब लिफ्ट स्थिर है तो तुला का पाठ्यांक 50 किलो है। लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड उसका त्वरण से ऊपर उठ रही है तो तुला का पाठ्यांक होगा। देखो तुला का पाठ्यांक यानी यहाँ पर बल की, बल नहीं, यहाँ पर मास की बात किया है, मास। तो क्या हो जाएगा बल बट्टे में, यहाँ पर लाइट चली गई, थोड़ा सा लाइट जला लेने दीजिए। तो यहाँ पर W बराबर क्या होता है तो आप कहोगे ma फिर mg। ठीक है, तो यहाँ पर मास बराबर क्या हो जाएगा W बट्टे में जी। W यहाँ पर ला दिए हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 50 और जी कितना दिया है 10, तो 10 से भागा दीजिए तो 0 0 कैंसिल, 15 5 75 kg। पाठ्यांक आपका हो जाएगा 75 kg। आइए नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोला कि जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि उस तल में जब इसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी रेंज बराबर आपको क्या बताए हैं, होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे में जी, बट्टे में जी। बोले 50 मीटर की दूरी जो है, क्या बोला है, जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तल में जब इसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखो रेंज आपको निकालना है तो यहां से रेंज बराबर 50 मीटर तो दे दिया है, बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे में जी। तो यहाँ पर अगर u स्क्वायर बराबर निकालना चाहें तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई जी बट्टे में साइन 2 थीटा। ठीक है, अब रेंज के बारे में बोल रहा है कि रेंज क्या होगा, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा जब वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाता है। देखो ना, जब इसे दोगुना कर दिया जाता है, ठीक है, वेग यानी वेग को दोगुना कर दिया जाता है। तो अब u स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2u स्क्वायर लिखेंगे, तो 2u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू साइन 2 थीटा बट्टे में हो जाएगा आपको जी। यहाँ पर देखिए तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे में जी। यहाँ पर देखिए तो g बट्टे में, यहाँ पर g बराबर निकालना चाहें कितना बराबर निकाल दें। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए ना थोड़ा सा, सिर्फ इसमें उसमें करना है। u स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, u स्क्वायर बराबर कितना निकाले हैं 2, तो आइए है 50g बट्टे में निकाले हैं साइन 2 थीटा, और ऊपर आपको साइन 2 थीटा है और बच्चे में है जी। जी कैंसिल, साइन 2 थीटा कैंसिल, 50 दूना के कितना हो गया 100। अच्छा, 2u का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, 50 चौके 200, रेंज कितना हो गया अब 200 मीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आइए 32 क्वेश्चन नंबर समझिए कि बोला एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका गया है तो 5वें सेकेंड के अंत में उसका वेग क्या होगा। नीचे फेंका गया तो आपको ग्रेविटी ऊपर लगेगा। ठीक है, जी हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, v बराबर क्या होता है u प्लस at, गति समीकरण आपको याद होगा। और जब भी ग्रेविटेशन में इसका बात करेंगे, ग्रेविटेशन में,
तो v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी। तो v आपको निकालना है और u कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग, और g कितना हो जाएगा 9.8, और टाइम कितना दिया है 5वें सेकेंड यानी 5। तो कितना हो जाएगा 98 5 हो जाएगा 490, यानी एक अंक के बाद 10 मान लो तो 49.0 प्लस 10 यानी आपका आ जाएगा 59 मीटर। आइए 33 बोले कि जब m द्रव्यमान की गोली m संवेग से m द्रव्यमान के कुंडे में छोड़ी जाती है तो अंतः वेग का अंतिम वेग क्या होगा। देखो इसके लिए डायरेक्ट आपको सूत्र बता देते हैं, m बटे में दोनों m को जोड़ दो यानी m प्लस m मल्टीप्लाई बाई संवेग। ठीक है, याद कर लो। ऐसा ऑप्शन कौन है, बड़का m बटे में, अरे कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या यार, m द्रव्यमान की वस्तु द्रव्यमान की गोली p संवेग से m द्रव्यमान के कुंड में छोड़ी जाती है अंतः वेग का अंतिम वेग। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा m है शायद। ठीक है, छोटा m बटे में छोटा m प्लस बड़ा m मल्टीप्लाई बाई p, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। आइए 34 बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके गए एक पिंड द्वारा अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है तो पिंड का प्रारंभिक वेग क्या होगा। देखो अधिकतम ऊंचाई कह रहा है, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, आपको जिस समय फेंका गया उस समय तो प्रारंभिक वेग का मान होगा, प्रारंभिक वेग का मान पूछ रहा है। ठीक है, प्रारंभिक वेग का मान पूछ रहा है, यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई दिया है 10, तो 10 बराबर u और t आपको कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस हाफ g कितना हो जाएगा 9.1 और t का स्क्वायर t। ठीक है, तो हो जाएगा 4.9। तो 10 में से 4.9 घटा लीजिए, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, समझिए एक बार, कुछ यहाँ पर एरर हो गया। मतलब पृथ्वी की सतह पर ऊपर की ओर फेंके गए, देखो ऊपर फेंक रहा है तो g लगेगा नीचे यानी निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर यार। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो 10 में से 4.9 घटा लीजिए, अच्छा जोड़ लेंगे यहाँ पर u आप प्लस हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा 10 प्लस 4.9 यानी 14.9 मीटर पर सेकेंड, जबकि ऐसा ऑप्शन है नहीं, मान लीजिए लगभग में 2। आइए 35 बोला कि पृथ्वी की स्थिति पर किसी बिंदु से किसी पिंड के ऊपर की ओर 1000 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है तो लौटते समय उस पिंड का उसी बिंदु पर वेग क्या होगा। जितना से फेंका गया था उतने से नीचे आएगा यानी 1000 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आपका ग्रेविटेशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का फुल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।